देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आज दिन भर TV9 भारतवर्ष पर सरकार के बड़े बड़े मंत्री आपके साथ रहे। मौजूदा दौर में देश के सामने खड़े कुछ अहम सवाल। कोरोना काल के बाद देश की रफ्तार का क्या होगा? देश कोरोना काल में कैसे आगे बढ़ेगा? देश के आम लोगों को फिर से अपना कामकाज शुरू करने के लिए सरकार क्या कर रही है? आपके बच्चे कब से स्कूल जा पाएंगे? आपका दफ्तर, आपका व्यापार कब फिर से पटरी पर लौट पाएगा? ये वो सारे सवाल हैं जो आज तक आपके मन में हैं। उनके जवाब आज दिन भर TV9 भारतवर्ष ने खंगालने की कोशिश की। सरकार का कोरोना को लेकर हर एक प्लान प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रियों के जरिए आपके सामने रखा। अगले एक साल की एक एक रणनीति की परत दर परत हम आपको बता रहे हैं। सीधे चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत सीनियर नेता, सीनियर मंत्री और एक ऐसे वक्ता हैं जो कि जिसको कहा जाता है कि स्पष्ट बात रखते हैं, सटीक बात रखते हैं। रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ हैं, केंद्रीय कानून मंत्री। सर, आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, जिस तरीके से आप लोगों ने काम किया है और कोरोना की इस चुनौती को निपटते हुए पूरे देश बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल रखी। सर, शुरुआत करूंगा एक लाइटर नोट से। आप कानून मंत्री हैं, क्या आपको अंदाजा था कि कुछ ऐसी क्राइसिस आ रही है? आपने धड़ाधड़ इतने सारे कानून पहले पास कर दिए और काफी बिजी रहे आप उसमें। कोई टेक्निकल ग्लिच है शायद, और उसको हम सुधार रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी वरिष्ठ मंत्री इस वक्त हमारे साथ हैं और बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए उनको ज़रूरी है, खासकर ये देखते हुए कि आगे की रणनीति क्या है। अगर रविशंकर प्रसाद जी की बात की जाए तो लॉ एंड जस्टिस, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन पर। स्ट्रैटेजी के लिहाज से जो समझने वाली बात है वो ये है कि आगे की रणनीति क्या होगी। कोरोना काल में जैसे हमने निपटा है उससे अभी आगे जो नया जिंदगी जीने का नज़रिया है क्या वो बदलेगा? भारत सरकार की क्या क्या उसके सामने चुनौतियां हैं? लॉकडाउन 4 के बाद हम आगे क्या देख रहे हैं? रविशंकर प्रसाद जी, वापस आऊंगा मैं आपसे उस सवाल पर, और माफ़ी चाहूंगा टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमें थोड़ा सा आपसे संपर्क कट गया था। प्लीज़ कंटिन्यू सर। देखिए, मैं यही कह रहा था कि कोरोना से जो दुनिया में हालात है, ऐसा समय 100-150 वर्षों में आता है। जी। कभी आप कल्पना किए थे कि इतने लोग मारे जाएंगे? एब्सोल्युटली। अब एक ही बात बताऊं कि अगर चीन की आबादी को आप निकाल दें, क्योंकि उसको लेकर बहुत सवाल उठते हैं, तो दुनिया के जो 15 देश हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, तो वहाँ पर उनकी आबादी पूरी है 142 करोड़, और वहाँ लगभग 3-3.5 लाख से अधिक लोग मरे हैं कोरोना से। और भारत में आबादी है 137 करोड़ और मरे हैं लगभग 4,000 लोग। तो जब कोरोना की कोई दवा नहीं है तो दुआ है और लॉकडाउन है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हिम्मत दिखाई, साहस दिखाया, और भारत से विविधता भरे देश ने उनके साथ खड़े हुए। उन्होंने कहा डॉक्टरों के पक्ष में, नर्सेज के पक्ष में, आप मीडिया वालों, पुलिस वालों के लिए ताली बजाएं, घंटी बजाएं, आप लोग कोरोना के लिए काम करते हैं, वॉरियर्स हैं। देश ने बजाया। एक दिन कहा ऊर्जा में आओ, दीपक जलाओ, वो जलाया। पैकेज की बात तो मैं आगे करूंगा। देश को कोरोना के खिलाफ एकजुट करना बहुत ज़रूरी था, और आज मुझे इस बात का बहुत संतोष है। और देखिए, असुविधा है, लॉकडाउन कभी कोई सुखदाई नहीं होता। आप कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है, आप होटल नहीं जा सकते, आप दोस्तों से मिल नहीं सकते, आप सिनेमा नहीं देख सकते, घर में रहिए, मास्क पहनिए, तो ये कहाँ से सुखदाई होगा? लेकिन जनता ने बहुत मनोयोग से इसे स्वीकार किया। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अब पार्शियल रूप से लॉकडाउन खुल रहा है। अब मैं इसके थोड़ा पॉजिटिव बात को कहने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे
कि कोरोना का जो दबाव है वो कुछ बड़े जगह सिमट गया है, कुछ ना कुछ तो बाकी जगह भी है। मुंबई है, पुणे है, अहमदाबाद है, कलकत्ता है, दिल्ली है और बाकी कुछ। तो मुझे लगता है कि आस्ते आस्ते संकल्प के साथ हम काम करेंगे तो और सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सर, मैं देख रहा था कि आपने बताया वर्क फ्रॉम होम कनेक्टिविटी, जो उसके नॉर्म्स हैं, आईटी, बीपीओ, आपने उसको एक्सटेंड किया। आने वाले समय में क्या आप पूरा फंक्शनिंग जो है, जिस तरीके से चीज़ें चलती आ रही हैं, उसमें एक बड़ा बदलाव होते हुए देख रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है, खासकर कोरोना के बाद का जो समय है? देखिए, थोड़ा मुझे इसको विस्तार से समझाने दीजिए प्लीज सर। ये आपके दर्शकों को ये बताना जरूरी है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम मैं ही देखता हूं जी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के आम आदमी को टेक्नोलॉजी से मजबूत करो। भारत की आबादी 137 करोड़, भारत में मोबाइल फ़ोन है लगभग 121 करोड़, भारत में जनधन के बैंक अकाउंट है 37 करोड़ और भारत में आधार कार्ड है लगभग 126-27 करोड़। अब हमने इन तीनों को जोड़ा और जनता के, गरीबों के पेंशन, राशन, सब्सिडी, गैस की सब्सिडी सीधा गरीबों के बैंक अकाउंट में भेजना शुरू किया। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने पिछले 5 वर्षों में 11.5 लाख करोड़ रुपया भेजा है गरीबों के बैंक अकाउंट में और 1,70,000 करोड़ बचाया है जो बिचौलिए खा जाया करते थे। अब इस कोरोना में इसका लाभ हम कैसे ले रहे हैं? हमने 1,70,000 करोड़ के गरीबों के पैकेज में लगभग 53,000 करोड़ बैंक के अकाउंट में सीधा पहुंचा दिया है। वो 500 रुपया जो 20 करोड़ महिलाओं को मिल रहा है या गैस का सब्सिडी है। हमारे पोस्टल विभाग ने लगभग 1,500 करोड़ रुपये बायोमेट्रिक्स हाथ के निशान को लेकर हमारा डाक किया गया और मोबाइल फ़ोन से बिना एटीएम बैंक के पेमेंट किया है गांव के गरीब लोगों को। अब इसी पर सवाल आता है कि वर्क टू होम क्या है। हमने पहला तय किया कि भारत में आईटी का 80% काम दुनिया का होता है सर्विसेज सेक्टर में, तो वर्क फ्रॉम होम के हमने नॉर्म को लिबरलाइज कर दिया। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत की आईटी कंपनियों का 85% काम अब घर से होता है। तो घर से होता है तो हमने विभाग को कहा कि इसको स्थायी करने की कोशिश करो, उसके नॉर्म हम बना रहे हैं। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वो भी बहुत बड़ी बात है। हमने अपने विभाग को कहा कि इसमें नए बच्चों को लगाओ। हमने हैकाथॉन किया, 2000 लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन किया। हम लगभग 12 लोगों को पिकअप किया है हमने। और हमारे जो CDOT है उसने प्रोडक्ट बना दिया है कि मैंने अपने चीफ पोस्ट मास्टर जनरल से भारत में बने हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात किया 40 जगहों पर। फिर जियो फेंसिंग, आप आइसोलेशन में हैं, आप वहाँ से भाग गए तो आपके मोबाइल फ़ोन पर आपकी पहचान हो जाएगी टावर से। जियो मैसेजिंग, ये जियो सावधान क्या है? हमने बल्क रूप में ग्राम पंचायत में मैसेज भेजना शुरू किया आगाह करने के लिए। 21 करोड़ मैसेज हम भेज चुके हैं। और आप देख रहे हैं आरोग्य सेतु, कि आरोग्य सेतु क्या है? आपको सावधान करता है। आप अगर ठीक हैं तो हरी झंडी है, अगर आप किसी के संपर्क में आए, जो किसी कोरोना के संपर्क में आया तो वो पीला हो जाएगा, अगर आप किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए तो वो लाल हो जाएगा। तो फिर वो बताएगा कि ये सज्जन यहाँ गए, तो वहाँ उनको आप आगाह कर देंगे। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कितना काम हो रहा है कोविड की लड़ाई में, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये सब डिजिटल इंडिया में हमें सफलता मिली थी, उसके माध्यम से इसको हम कर पाए हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि चाहे वर्क टू होम हो, टेलीमेडिसिन हो, ई एजुकेशन हो, ये सब में हम बड़ा काम करेंगे, जिसकी बहुत सारी घोषणा वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री के निर्देश में ऑलरेडी किया भी है। अब तो क्या आपको ऐसा लगता है सर कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी, और क्योंकि टेक्नोलॉजी को अगर मैं न्यू स्कूल समझूं और ओल्ड स्कूल, इन दोनों का ब्लेंड होगा या टेक्नोलॉजी थोड़ा सा आगे जाएगी? मैं डिजिटल इंडिया के लिहाज से अगर बात करूं, वो थोड़ा सा आगे जाएगी। देखिए, इसके 2 स्वरूप होंगे। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है निशांत जी, मुझे जरा इसका उत्तर देने दीजिए। मैं हमेशा डिजिटल इंडिया में कहा है कि भारत में हमें डिजिटल इंक्लूजन लाना है, समावेशी भारत। और वो समावेशी डिजिटल भारत। लेकिन आपको थोड़ा मैं करेक्ट कर दूं, आजकल गांव में भी स्मार्टफोन चलता है। बिल्कुल, गांव के लोग भी गूगलिंग कर रहे हैं, एब्सोल्युटली, सर्च इंजन चलाते हैं। आजकल हमने ई
स्कॉलरशिप में लगभग 5,000 करोड़ रुपया भेजा है 1.5 करोड़ बच्चों को। आज भारत डिजिटल पेमेंट का बहुत बड़ा केंद्र बन गया है, आपकी जानकारी के लिए। तो ई एजुकेशन, ई हेल्थ, ये जो आयुष्मान भारत क्या है, ये भी तो डिजिटली चल रहा है, आपको मालूम ही है। तो इसमें वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। परंपरा, भारत की परंपरा आधुनिकता को भी स्वीकार करती है और भारत के लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को स्वीकार किया है। ये मेरे लिए बहुत ही संतोष का विषय है। यही भारत का एक बदलाव है। हाँ, इसकी चुनौतियां हैं, मैं स्वीकार करूंगा। तो हमें उस चुनौतियों में, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, उसकी चिंता करनी चाहिए। वो हम लोग चिंता करते हैं। अब जैसे देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, वो आपका तकनीकी ब्रेन है, ठीक है। वो इतना अधिक तेजी से काम करता है कि आपको दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छी बात है, उसका हम हेल्थ केयर में उपयोग करें, उसका हम किसानी में उपयोग करें, कृषि में करें, उसका पढ़ाई में करें, बच्चों को डिस्टेंट एजुकेशन, ये सब अच्छी बात है। लेकिन मेरी एक और सोच है कि इंसान के दिमाग की हमेशा कदर होगी, क्योंकि आप तो अनुभवी पत्रकार हैं। तो एक शब्द है चेतना, कॉन्शियंस। तो शायद मशीन में कॉन्शियंस नहीं होता है, वो कॉन्शियंस, चेतना इंसान के दिमाग में ही होती है। तो दोनों का संगम भी जरूरी है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। सर, आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से रखा। मैं कुछ पॉलिटिकल सवाल पूछने की आपसे लिबर्टी लूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल और जानना चाहूँगा मैं। अभी तक जो आपने बातें बताई उसमें यह है कि डिजिटल इंडिया से लोगों का फायदा सरकार कैसे करने की कोशिश कर रही है, और इसमें मैं आरोग्य सेतु ऐप की बहुत बड़ी तारीफ करूंगा, क्योंकि मुझे याद है मैं मोदी जी का ह्यूस्टन गया था कवर करने, और ह्यूस्टन में आपको याद होगा सर कि स्टॉर्म आया था मोदी जी के आने से ठीक 2 दिन पहले, बहुत खतरनाक। और मेरे फोन पर मैसेज आ गया, और मेरा इंडिया का नंबर ही मैं कैरी कर रहा था। मेरे को हैरानी हुई कि मेरे फोन पर कैसे मैसेज आ गया कि देयर इज गोइंग टू बी अ स्टॉर्म इन फ्यू आवर्स, और वही मैं देख रहा हूं अब रेप्लिकेट करते हुए आरोग्य सेतु ऐप में कि आप पता लग रहा है। ये तो आपकी तरफ से बेनिफिट दिए जा रहे हैं और ये अच्छी बात है। लेकिन जो बॉटम ऑफ द पिरामिड पे वो जो एक बहुत एकदम नीचे लेवल पर जो इंसान है, वो डिजिटल इंडिया से कैसे अपने आप को कनेक्ट करे, वो एक चुनौती है। क्योंकि डिजिटल इंडिया की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग हमने देखी मिडिल क्लास में, अपर क्लास में, लेकिन जब हम मजदूरों तक पहुंचे तो वहां पर वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कोलैप्स होती गई। उसके डिजिटल इंडिया का कोई रोल नहीं है उसमें, लेकिन मैं देख रहा हूं कि उनकी लेवल ऑफ अवेयरनेस और नॉलेज शायद पैनिक से ओवरटेक हो गई। उनको कैसे, उस बॉटम ऑफ द पिरामिड को कैसे कनेक्ट करेंगे डिजिटल इंडिया से सर? मैं आपको थोड़ा इसका दूसरा दृश्य दे रहा हूं। आपसे आग्रह करूंगा, एक बार अपने चैनल को भेजिए गांव में। बिल्कुल। और भारत की गांव की जनता मोबाइल से और डिजिटल इंडिया से क्या लाभ ले रही है, इस पर एक रिपोर्ट देंगे जी। मैं आपको एक तथ्य देना चाहता हूं। बिल्कुल सर। हमारे विभाग में कॉमन सर्विस सेंटर है, वो डिजिटल खिड़की है। लैंड रिकॉर्ड देते हैं, आपका जनधन अकाउंट मेंटेन करते हैं, डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम करते हैं। जब मैं मंत्री 2014 में इस विभाग का बना था तो देश में सिर्फ 70,000 कॉमन सर्विस सेंटर थे। मैं उनकी संख्या बढ़ा के 4 लाख ले गया हूँ। भारत के हर ग्राम पंचायत में वो हैं। 12 लाख बच्चे बच्चियाँ काम करते हैं। एक कंप्यूटर है या एक आपके लैपटॉप है, उस पर काम करते करते कई ने बैंक टाइप का काम करना शुरू कर दिया है। आपको मालूम है, जो कोरोना ये आरोग्य सेतु डाउनलोड हुआ, इसमें लगभग 3.5-4 करोड़ डाउनलोड कॉमन सर्विस सेंटर के बच्चों ने गांव में कराया है। आपकी जानकारी के लिए, ये जो आयुष्मान भारत है, इसका जो रजिस्ट्रेशन था वो बहुत बड़ी संख्या में हमारे कॉमन सर्विस सेंटर के बच्चों ने कराया है। आज वो रेलवे टिकटिंग भी कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए वो इकोनॉमिक सर्वे भी कर रहे हैं। और कानून मंत्री के रूप में मैंने उनसे कहा कि टेली लॉ का कार्यक्रम चलाओ। वो क्या कार्यक्रम है कि बिहार, यूपी, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ों में अब बहू को अपनी सास से नहीं पटती, मजदूरों को उनका बकाया नहीं मिलता, तो वकील बैठे रहते हैं, लैपटॉप पर लिंक होकर उनको प्री लिटिगेशन एडवाइस करते हैं। क्या बात है। अब तक लगभग 2.25 लाख लोगों को ऐसा कानूनी राय मिल चुकी है, जिसमें 90% गांव और कस्बों में है। सर, इसको थोड़ा सा मुझे एक बार थोड़ा सा फिर से, डिजिटल इंडिया की सफलता। सर, इस चीज को, ये जो आपने लीगल वाला एस्पेक्ट बताया, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट प्लीज करके बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे और जुड़ जाएं, मैं चाहूंगा ये। देखिए क्या है, ये मैंने ही प्रयास किया था कि हर व्यक्ति तो नहीं जा सकता वकालत में।
जी, कानूनी सलाह में। जी, तो जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर गांव में हैं, जी, हमने वहां पर एक सिस्टम बनाया कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के वकीलों का पैनल है। अच्छा, तो वो वकील उपलब्ध रहेंगे ये 2 घंटे, और जो भी चाहे तो कॉमन सर्विस सेंटर में 10 रुपया दे दिया तो उसको फ्री लीगल एडवाइस मिल जाती है, लिंकेज कर करके। अब मान लीजिए कोई बहु प्रताड़ित हो रही है सास के द्वारा या ससुराल में, तो वो आ गई, वो जाती हैं, जो लेडी हमारी ऑपरेटर हैं उनकी बात सुनती हैं, बताती हैं, उनको ये एडवाइस मिली, तुम ये करो, ये ऑडियो वीडियो एडवाइस होती है सर? में तुमको ये राइट है। जी बिल्कुल साहब, सामने वो बैठते हैं कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर, वकील बैठे रहते हैं, बातचीत होती है। और अगर उसमें वो चाहते हैं कि प्राइवेसी हो तो बाकी लोग हट जाते हैं, वो बात करते हैं। मान लीजिए किसी मजदूर को तनख्वाह नहीं मिल रही है, उसके वेजेस नहीं मिल रहे हैं, उसके सामने क्या लीगल उपाय है। मान लीजिए कोई क्राइम हुआ, अपराध हुआ, FIR नहीं ले रहे हैं, तो तुम्हारे सामने क्या क्या कानूनी विकल्प है। इस तरह की दर्जनों चीज़ें हैं जिसको कहते हैं प्री लिटिगेशन एडवाइस। बात समझ गए आप? केस करने के पहले केस, ये तुम्हारे लिए कानूनी रास्ता है। तो ये मैंने शुरू किया और मुझे जानकर इतनी खुशी हुई कि इतने लोगों ने आग्रह किया और आज लगभग 1.5-2 लाख लोगों ने इसका उपयोग किया है। कभी मैं चाहूँगा आप अपने गांव में अपनी टीम भेजें, जरूर तो रेवाड़ी में हमारी एक बेटी चलाती है कॉमन सर्विस सेंटर, या आपके निधौरी कला में है, गाजियाबाद के आगे, नोएडा के आगे जाइए, देखिए कि गांव में डिजिटल इंडिया कैसे सफल हो रहा है। सर ये इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक कंप्यूटर से काम शुरू किया था, अब 20-20 कंप्यूटर है, कई स्किलिंग का काम करते हैं, कई डिजिटल कोचिंग सेंटर का काम करते हैं, कई पेंशन पेमेंट करते हैं। और मैं वहाँ जाके ऐसे बच्चों से भी मिला हूँ जिन्होंने कोचिंग से DSP इंस्पेक्टर बने हैं, और ये सभी बच्चियाँ मुझे डिजिटल भैया कहते हैं, क्योंकि मैंने उनकी ज़िंदगी में नया काम करने की कोशिश की है। तो भारत बदल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा सब ठीक हो गया है, लेकिन नहीं सर, ग्रामीण भारत अपने आप में अब डिजिटल इंडिया को बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। एंड सच्ची में ये शायद ये जानकारी इस चैनल के माध्यम से जाना बहुत सारे लोगों का भला भी करेगी। अब मैं आपसे कुछ पॉलिटिकल सवाल पूछने के लिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक चीज निशांत बता दूं, हमारे CSC के बच्चों ने एक ग्रामीण दुकान खोल दी है, समझे आप? अब आप ऐप देके ऑर्डर करिए तो आपकी वो सब्जी बेच देंगे, आपके गांव की, आपके गांव की बाकी चीज़ें बेच देंगे। अभी हमारे उड़ीसा के एक बहुत बड़ा उत्सव था, तो हमारे उड़ीसा के CSC लोगों ने उसके लिए एक विशेष साड़ी होती है, गांव में खूब बेच दी। एक हमारी CSC की महिला थी, उसको लगा लोग लॉकडाउन में हैं, तो उसने समोसे बनाए, डाल दिया अपने ऐप पर, समोसे खाओगे, उसके समोसे बिक गए। ये उद्यमशीलता है जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ती है सर। तो मुझे लगता है कि जो इतने माइग्रेंट वर्कर्स लौटे हैं, उनका जो स्किल है, उसके स्किल को और मैपिंग करने में हमारे CSC की बड़ी भूमिका होगी। सर थैंक यू वेरी मच, आपने जो जानकारी दी, क्योंकि ये वाकई में न्यूज़ है। ये आज के दौर में इस नेगेटिव सिनेरियो में ये पॉजिटिविटी जो है ये बहुत मायने रखती है। सर अब मैं पॉलिटिकल चीज़ें जानना चाहूँगा, और आपके मैंने कुछ स्टेटमेंट भी मैं आपको एक बात बता दूं, मैं वैसा मंत्री हूं जो काम करता हूं। जब काम बोलता है तो लोग समझते हैं, इसलिए मैंने वो बात की। और इसी पर आपको बता दूं कि मैं देश के इलेक्ट्रॉनिक का भी मंत्री हूं। जब मैं मंत्री बना था तो देश में सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, आज 268 है। आपका दफ्तर कहां पर है श्रीमान? आपका स्टूडियो कहां पर है? सर नोएडा में ही है, फिल्म नोएडा में है? यस। तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 97 मोबाइल की फैक्ट्री आ चुकी है, पता है आपको? बिल्कुल पता है सर। मैं और अब एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये जरूर पता है कि बहुत सारी हैं। और एक फैक्ट्री में तो एक फैक्ट्री में नाम लेना ठीक नहीं, उसमें 1 करोड़ मोबाइल पर महीना बनता है। और मैं कोविड के बाद, भारत अभी दुनिया का 2nd बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, देश है, मैं इसको नंबर 1 बनाऊंगा। हमारी योजना तैयार है सर। अब तो मैं इस तरह से सोचते हैं तो देश भी जागता है। हाँ। सर अब मुझे एक चीज बताइए आप, अभी राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने लॉकडाउन एकदम से खोलने का रैंडम फैसला ले लिया, क्या कहेंगे आप इस पर? पहले वो कह रहे थे कि आप लॉकडाउन नहीं खोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि लॉकडाउन खोलने का रैंडम फैसला ले लिया। देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैंने राहुल गांधी पर एक अलग से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, विस्तार से उनका जवाब दे दिया। हाँ। अब राहुल गांधी पर मैं कितना बोलूं जी। वहां तो एक और समस्या है, एक दिन पुत्र बोलते हैं, आज माताजी बोलती हैं,
फिर पुत्री भी बोलती हैं, सबको बोलने का अधिकार है। तो एक बार सारा परिवार बोल दे तो जवाब दिया जाए ना। हाँ? देखिए, मैं आपसे एक बात कहूं जी, मैंने व्यंग में एक बात कही। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, राहुल गांधी की बात उनके मुख्यमंत्री मानते हैं क्या? मुझे बता दीजिए। अगर लॉकडाउन की आलोचना की तो क्या पंजाब ने मानी क्या? राजस्थान ने मानी क्या? महाराष्ट्र ने मानी क्या? इन लोगों ने तो लॉकडाउन पीएम की घोषणा के पहले ही कहा लॉकडाउन कर दिया। पंजाब ने तो कर्फ्यू भी लगा दिया, और पीएम की चौथी पांचवी बैठक के पहले ही पंजाब ने अनाउंस कर दिया कि हमने इसको 31 मई तक बढ़ा दिया। तो पहले राहुल गांधी देश को ज्ञान देने के पहले अपने मुख्यमंत्रियों को ज्ञान दे दें। तो राहुल गांधी की बात उनके मुख्यमंत्री क्यों नहीं मानते? जी जी, तो या तो उनकी बात में वजन नहीं है, लगता नहीं है ठीक। जी, देखिए, हम एक बात कहेंगे कि अभी देश एक चुनौती भरे समय से गुजर रहा है। क्या हम एक स्वर में बात नहीं कर सकते क्या? पॉइंट नोटेड। बाकी तो पॉलिटिक्स का बहुत समय है। ये वैलिड पॉइंट है आपका सर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला टीवी 9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, और खासकर जो पॉजिटिव चीजें निकल कर आई वो बहुत मैटर करती हैं। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए आपका। डिजिटल इंडिया से आपने समझा कितना फायदा हो रहा है और किस तरीके से गांव देहात में डिजिटल इंडिया का इंपैक्ट हो रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।